नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। Dear students, first of all, Assalamu alaikum, and after that, I wish you Eid Mubarak in advance. Today is 29th of July 2020, and now we are going to start our next topic, which is computer contracts. In this lecture, which is the computer contracts is divided into 3 lectures: introduction to computer contracts, computer contracts for supply of custom built software, and thirdly other types of software services contracts. Dear students, today we are going to start about in this lecture we are going to start about the introduction to computer contracts. A contract is a legally binding document that recognizes and governs the rights and duties of the parties to the agreement. A contract is legally enforceable because it meets the requirements and approval of the law. Computing has presented far fewer problems for the law of contract than it has in other areas of the law, such as intellectual property and in the criminal law. Dear students, contract basically एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के दरमियान उनकी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में होता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कानूनी तौर पे एनफोर्सेबल होता है, अप्लाई होता है, और ये पार्टी ये एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाता है। कंप्यूटिंग जो सी है उसका जो ये शोबा है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, इसके बारे में जो इसमें बहुत कम ही कोई प्रॉब्लम्स देखने में आए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। लेकिन बाकी जो इसके कंप्यूटिंग के जो अदर एरियाज हैं जिस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्रिमिनल लॉ, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये हमें जो हम किस तरह से मतलब हमारी लाइफ में पर्पस अपने किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, set out the agreement between the parties, set out the aims of the parties, provide for matters arising while contract is running, ways of terminating the contract and the consequences of termination. When the parties fail to solve a particular issue, contract law provides rules for the termination of the contract if performance becomes impossible. And sometimes, although fairly rarely, it sets aside contracts which are too harsh or unconscionable. Dear students, पार्टीज के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसको यकीनी बनाता है। पार्टीज के जो एम्स होते हैं वो इसमें दर्ज होते हैं। ये हमें उन तमाम मैटर्स कॉन्ट्रैक्ट की, जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उसमें जितने भी मैटर्स अराइज जो भी मामलात होते हैं उन सब को इसमें मेंशन किया जाता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के तरीके भी बता दिए जाते हैं, दर्ज कर दिए जाते हैं, और टर्मिनेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी दर्ज किए जाते हैं। और जो पार्टीज किसी भी पर्टिकुलर इशू को फेल हो जाती हैं सॉल्व करने में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो सा है उसमें रूल्स प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए।
और अगर ऐसी सूरत में कि अगर कंट्रैक्ट पे अमलदारी इम्पॉसिबल हो जाए तो। और कुछ कई दफ़ा ये होता है कि कंट्रैक्ट जो है कुछ हालात में ऐसे भी कुछ ऐसे भी हालात अगर हो जाएं कि कंट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए और इस पे अमल करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर कंट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करने के भी तरीके, ख़त्म करने के तरीके बताए जाते हैं। Since the advent of the internet, the market has globalized to far greater extent than ever before, and there is greater need for international harmonization of laws. The EU has therefore been very active in line with its policy of removing distortions of trade within the internal market and also in facilitating trade by EU businesses. There are therefore directives and proposals for directives on जब से इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारी लाइफ में, मार्केट भी उसी तरह ग्लोबलाइज्ड हो गई है। पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है मार्केट में भी, और इंटरनेशनल वो तमाम इंटरनेशनल लॉज जो आपस में बाहमी हम आहंगी को बढ़ा सकते हैं, इसी तरह उनकी बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है। और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यूरोपियन कंट्रीज की वर्ल्ड वार 2 के बाद, ताकि ट्रेड में जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, उनको ख़त्म किया जाए और आपस में जो कोऑपरेशन है उसको मेंबर्स के दरमियान उनको इंक्रीज किया जाए। तो ईयू क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन यूनियन आप उसको कह सकते हैं, ईयू। तो ये यूरोपियन यूनियन ने फिर बिजनेसेस को ट्रेड ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे ट्रेड के जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं और इंटरनल मार्केट में और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के दरमियान बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया जाए। तो कुछ डायरेक्टिव्स हैं और प्रपोजल्स हैं इस बारे में जो ईयू ने अप्लाई करने की कोशिश की। लीगल प्रोटेक्शन फॉर एनक्रिप्टेड सर्विसेज इन द इंटरनल मार्केट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए एनक्रिप्टेड मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को यकीनी बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का एप्लीकेशन, इस पे हम अभी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड को कंप्यूटर के थ्रू ट्रेड जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए। डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अप्लाई किए जाएं। डिस्टेंस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज या ऑडिट्स वगैरह ये वो उनको डिस्टेंस से रहते हुए भी उनको इस्तेमाल किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टर्म जो ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो टर्म हमारे देखने में इन डायरेक्टिव्स में आई है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है, जिसके और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर एग्जाम्स में इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जाती है। इसलिए मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप नेक्स्ट फ्यूचर में अगर इंटरव्यूज वगैरह में ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछी जाए तो आपको पता हो। एनी signature, electronic signature is a digital version of a traditional pen and ink signature. In the United States, an e-signature provides the same legal commitment as a handwritten signature if it meets these 4 criteria. Basically, electronic signature जो है ये एक ट्रेडिशनल पेन, जो हमारा जो रवायती पेन है और जो इंक सिग्नेचर होते हैं उनका मुतबादल है। एक डिजिटल वर्जन है उसका। यूनाइटेड स्टेट्स में ई सिग्नेचर जो है वो उसकी लीगल कमिटमेंट, उसकी लीगल कानूनी वैल्यू वैसे ही है जैसे कि एक हैंड रिटन सिग्नेचर की, अगर ये 4 क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। इंटेंट टू साइन, द सिग्नेचरी
has intends to verify his or her identity. अगर से जो भी first, secondly, consent to do business electronically, the signatory has agreed to do business electronically. Thirdly, association of signature with the record, the system used to capture the e-signature can verify the process by which the signature was created. Record retention, the e-signature is stored for the required amount of time so it can be referenced by all parties, interested parties. पहली बात तो ये कि सिग्नेचरी जो है जो वो अगर एग्रीमेंट को साइन करना चाहता है तो उस वेरीफाई करेगा अपनी आइडेंटिटी को. सेकेंडली वो अपनी कंसेंट, अपनी मर्जी, इरादा शो करेगा इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए. फिर थर्डली वो उसकी एसोसिएशन जो सिग्नेचर की होगी वो रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक होगी. सिस्टम जो सा है वो ई सिग्नेचर सिस्टम जो है वो उसके ई सिग्नेचर को कैप्चर करेगा और वेरीफाई करेगा उस प्रोसेस को जो उस सिग्नेचर की वजह से क्रिएट हुआ होगा. रिकॉर्ड रिटेंशन, ई सिग्नेचर जो सा है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम तक काम करेगा, यानी रिकॉर्ड जितनी देर तक इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं तो उस वक्त तक उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए मामलात को ई सिग्नेचर उतनी देर तक ही एप्लीकेबल होगा जितनी देर तक पार्टीज इंटरेस्टेड हों और रिक्वायर्ड जितनी देर तक उनके मामलात आपस में एग्रीमेंट चलते रहेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं वन ऑफ द प्रॉब्लम with computing context is that many liars are still not familiar with the technology, but on the other hand, even fewer computer scientists are familiar with the law, and as both liars and computer scientists use jargon known almost only to themselves, the difficulties are compounded. These difficulties are, however, receding for more liars are becoming familiar with computing through use of computers at home and in work. There are more liars specializing in this area of law, and many books have been written prescribing the framework of computer contracts and providing model contracts or precedents, which liars can adapt to the needs of their clients. Let us hope that more computer scientists will become familiar with the law. इस शोबे में, कंप्यूटर कंटेक्स्ट के शोबे में एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लॉयर्स जो उनसे हैं वो इस टेक्नोलॉजी अभी तक टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं है. और दूसरी तरफ इवन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा लॉ से फेमिलियर नहीं है. क्योंकि और यही वजह है कि लायर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो उनसे हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इस मामले में. और जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको मुश्किलात और रुकावटें आ रही हैं, अगरचे वो अब कम हो रही हैं और क्योंकि अब लायर्स जो उनसे हैं वो कंप्यूटिंग के साथ फेमिलियर होते जा रहे हैं और उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और लायर्स जो उनसे हैं वो स्पेशलाइज कर रहे हैं लॉ के इस शोबे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के शोबे में. और बहुत सारी बुक्स भी अब लिखी जा चुकी हैं कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कंसेप्ट दिया जा रहा है और लायर्स उसको अडेप्ट कर रहे हैं अपनी क्लाइंट्स के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक. और हम उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो उनसे हैं वो इस लॉ के साथ और ज़्यादा फेमिलियर होते जाएंगे. There are almost never disputes over contracts which run perfectly. An analogy can be made with a good marriage where there is no need for the law to intervene. But if things go wrong in a contract or in a marriage, the law provides a framework for the settlement of points of disagreement and for the termination of the relationship. इस पॉइंट में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिस्प्यूट्स हैं
वो कभी भी परफेक्टली जो उनसे हैं वो इतनी आसानी से जो उनसे हैं वो जो उनसे इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट्स जो उनसे हैं वो कभी भी उनके मामलात कभी भी आसानी से इतने नहीं चलते रहे। तो इसकी मुशाबहत एक शादी से भी ली जा सकती है, एक अच्छी मैरिज से, जहाँ पे लॉ को इंटरवीन करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर बातें अगर मामलात गलत हो जाएं तो एक इन कंट्रैक्ट में या मैरिज में तो लॉ हमें एक फ्रेमवर्क देता है, कानून हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स पे सेटलमेंट के लिए और इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल हम एक गुड मैरिज से भी ले सकते हैं। बाकी कंट्रैक्ट लॉ since its inception has handled disputes. An example can be given of a ship chartered to carry a cargo, where, for instance, the cargo rots before reaching port, or the ship sinks, or the ship and its cargo are impounded in the course of a war. What are the rights and remedies of the parties to the charter agreement? Dear students, कंट्रैक्ट लॉ जब से अप्लाई हुआ है इसने मामलात को हल करना काफ़ी हद तक हल किया है। इसकी एग्जांपल आप एक शिप इससे भी ले सकते हैं कि अगर एक शिप चार्टर्ड किया जाता है और वो कार्गो को कैरी कर रहा होता है, तो अगर उस दौरान कार्गो जो है वो पोर्ट पे पहुंचने से पहले उसका जो सामान है वो अगर रॉट हो जाता है, खराब हो जाता है, या शिप सिंक हो जा या जहाज डूब जाता है, या वारफेयर वार के दिनों में जहाज को जब्त कर लिया जाता है, जहाज को कब्जे में ले लिया जाता है, तो इस सूरत में जो पार्टीज हैं उनका दरमियान जो चार्टर एग्रीमेंट है उसके क्या राइट्स होंगे, उसकी क्या रेमेडीज होंगी इस मामले की। तो कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत इससे वाज़ेह होती है। Is there a contract of insurance covering the loss of the goods of the ship and its liability for any matter excluded under the insurance contract, such as loss caused through warfare? क्या ऐसी सूरत में कोई इंश्योरेंस वगैरह होगी जो लॉस को कवर कर रही होगी और शिप के लॉस को कवर कर रही होगी? और क्या कोई इसका कोई हल है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसकी शिक वगैरह दर्ज की गई थी कि अगर लॉस हो जाए ऐसी सूरत में जंगी हालात हों तो उसका लॉस जो है उसको उसके लिए उसको किस तरह सेटल किया जाएगा? Agreements for the provision of goods and services etc. connected with computing present no insuperable problems for a set of laws which has been regulating commercial dealings and handling disputes for many hundreds of years. आम तौर पे नॉर्मली जो जो एग्रीमेंट्स हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो जो कंप्यूटिंग के साथ रिलेटेड हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम्स पेश नहीं आई जिनमें इन लॉज का ऐसा इस्तेमाल हो, उन लॉज का बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल डीलिंग्स में और डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कंप्यूटिंग में अभी तक बहुत ज़्यादा कोई ऐसे लॉज का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। It is important that a contract is set out in a clear and logical manner and that it is complete and consistent. There should be no ambiguity and the parties to the agreement should be left in no doubt as to their rights and duties. Ambiguity and doubts can lead to performance which is viewed as unsatisfactory. This can lead to disagreement and the expenditure of time, effort, and therefore money in resolving the matter. This is the last thing that the parties to a commercial agreement need and want.
ये बहुत ही अहमियत है कंट्रैक्ट के। कंट्रैक्ट जो सा है उसको बहुत ही अहम पॉइंट है कि कंट्रैक्ट को क्लियर और लॉजिकल मैनर में डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इसको कंप्लीट होना चाहिए और इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें मुबहम या गैर वाज़े चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पार्टीज को दरमियान जब एग्रीमेंट किया जाए उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए जब राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन किया जाए। एम्बिग्विटी मुबहम और गैर यकीनी या डाउट्स वगैरह जो हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री वो परफॉर्मेंस को अनसेटिस्फैक्ट्री बना देते हैं और आमतौर पे जो डिसएग्रीमेंट और इसकी वजह से डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है उसके नतीजे में, और टाइम का ज़िया, एफर्ट्स का ज़िया, और उसके अलावा मनी मैटर्स जो हैं उनमें भी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है अगर मामले को रीसॉल्व करने की तरफ जाएं तो ये एक आखिरी चीज़ है जो कि पार्टीज के दरमियान एक कमर्शियल एग्रीमेंट में नहायत ज़रूरी है और इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आपका जो सा एग्रीमेंट है या कंट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात की है एक इंट्रोडक्शन की कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और उनके इस शोबे में हमें जिन कमियों का सामना करना पड़ा और जो इम्पोर्टेंट मतलब इसकी जो अहमियत है हमने उसको उजागर करने की कोशिश की है इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।